क्या होगा अगर दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक किसी को ये बताए कि पैसा असल में कैसे काम करता है? कैसे ओमाहा नेब्रास्का का एक साधारण सा व्यक्ति बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ अपनी समझदारी के बल पर अरबपति बन गया? तो आज हम द वॉरेन बुफे वे किताब में जो सिद्धांत दिए हैं उनकी एक तरह से चीरफाड़ करने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ आप कह सकती हैं नियमों की एक लिस्ट नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है उस सोच को समझना, उस मानसिक मॉडल को डिकोड करना जो वॉरेन बफेट को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। हम ये पता लगाएंगे कि वे शेयर बाजार को एक कसीनो की तरह नहीं बल्कि बिजनेस खरीदने और बेचने के बाजार की तरह देखते हैं। हाँ, और किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि बफेट भीड़ का पीछा नहीं करते, बल्कि एक समय बाद भीड़ उन्हें फॉलो करने लगती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात यही है, बफेट स्टॉक नहीं खरीदते, वो बिजनेस का हिस्सा खरीदते हैं। हाँ, और ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर असल में ये सोच में जमीन आसमान का फर्क है ना? बिल्कुल, और यही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। यह सोच निवेश को देखने का नजरिया ही पूरा बदल देती है। कैसे? मतलब आप स्क्रीन पर ऊपर नीचे होते हुए टिकर सिंबल को नहीं देख रहे हैं, आप उस कंपनी के भविष्य में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। अच्छा। यह छोटी अवधि के व्यापार यानी वो आज खरीदा कल बेचा वाली मानसिकता से ध्यान हटाकर लंबी अवधि की साझेदारी पर ले आती है। तो इसका मतलब है कि आप लॉटरी का टिकट नहीं खरीद रहे? नहीं, आप असल में उस बिजनेस के मालिक बन रहे हैं, चाहे आपका हिस्सा 0.001% ही क्यों ना हो। ठीक है, तो एक बार किसी ने यह तय कर लिया कि उसे बिजनेस खरीदना है, स्टॉक नहीं, तो अगला सवाल उठता है कौन सा बिजनेस? दुनिया में तो लाखों कंपनियां हैं, और यहीं पर बफेट का दूसरा सिद्धांत सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस या समझ का दायरा तस्वीर में आता है। सही पकड़ा। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का विचार बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा भी। बफेट कहते हैं कि आपको हर बिजनेस को समझने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा। आपको बस उन बिजनेस को गहराई से समझना है जिनमें आप निवेश कर रहे हैं। आपके सर्कल का साइज उतना जरूरी नहीं है जितना ये जानना कि उसकी बाउंड्री, उसकी हद कहाँ है। तो ये एक तरह से बौद्धिक ईमानदारी की बात हुई। बिल्कुल, ये स्वीकार करना कि आप क्या जानते हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी आप क्या नहीं जानते। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। अगर कोई सिर्फ अपनी समझ के दायरे में ही रहेगा तो क्या वो टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी क्रांति से चूक नहीं जाएगा? जैसा कि मतलब बफेट खुद कई सालों तक एप्पल या अमेज़न से दूर रहकर चूके। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब बफेट के अनुशासन में छिपा है। उनका मानना है कि किसी ऐसी चीज में पैसा गंवाने से बेहतर है किसी मौके को छोड़ देना जिसे आप समझते नहीं हैं। ओके। सालों तक उन्होंने टेक्नोलॉजी से इसीलिए दूरी बनाई रखी क्योंकि वे कहते थे कि उन्हें समझ नहीं आता कि आज से 10 साल बाद कोई टेक कंपनी कहाँ होगी। और फिर एप्पल में निवेश किया। हाँ, जब उन्हें एप्पल का बिजनेस मॉडल समझ आया कि वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी से ज्यादा एक कंज्यूमर ब्रांड है जिसकी लॉयल्टी जबरदस्त है, तब उन्होंने उसमें भारी निवेश किया। तो मुद्दा चूकने का नहीं है। नहीं, मुद्दा है बिना समझे दांव लगाने से बचने का। ये जोखिम को कम करने का सबसे कारगर तरीका है। ठीक है, ये बात समझ आई। तो मान लीजिए किसी ने अपनी समझ के दायरे में एक शानदार कंपनी ढूंढ ली, लेकिन इतना ही काफी नहीं है ना। कोई दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी के लिए भी ज्यादा पैसे दे सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर बफेट का शायद सबसे जरूरी नियम काम आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, और यही वो सिद्धांत है जो एक अच्छे निवेशक को एक महान निवेशक से अलग करता है। इसे ऐसे सोचें, आप एक पुल बना रहे हैं जो मान लीजिए 10,000 किलो का वजन झेल सकता है। ठीक है। क्या आप उस कर 10,000 किलो के ट्रक को जाने की इजाजत देंगे? कभी नहीं। कभी नहीं। आप एक सीमा तय करेंगे, शायद 6,000 किलो। वो जो 4,000 किलो का अंतर है वही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बिल्कुल। बफेट निवेश में ठीक यही करते हैं। तो ये मार्जिन तय कैसे होता है? क्या ये सिर्फ एक अंदाजा है? नहीं, अंदाजा नहीं है, ये विश्लेषण पर आधारित है। बफेट और उनकी टीम कंपनी के भविष्य के कैश फ्लो का अनुमान लगाकर उसकी एक आंतरिक कीमत मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू तय करते हैं। ओके। मान लीजिए वो कीमत 100 रुपए प्रति शेयर आती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत कहता है कि वे उसे 100 रुपए में नहीं खरीदेंगे। वो इंतजार करेंगे तब तक जब तक बाजार किसी डर या घबराहट में उसे 60 या 70 रुपए में न बेच रहा हो। और वो जो 30-40 रुपए का अंतर है वही उनका कुशन है। हाँ, वही कुशन है।
ये उन्हें विश्लेषण में होने वाली गलतियों से या किसी, आप कह सकती हैं, किसी बुरी खबर से बचाता है। तो आपने एक अच्छी कंपनी ढूंढी, उसे अपनी समझ के दायरे में पाया और उसे एक अच्छी खासी छूट पर खरीद भी लिया। अब क्या? यहीं पर शायद सबसे मुश्किल हिस्सा आता है। धैर्य। हाँ, और आज की दुनिया में ये लगभग एक सुपर पावर की तरह है। बफेट का चौथा सिद्धांत है लंबी अवधि की सोच। किताब में शानदार लाइन है, टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द वंडरफुल कंपनी, द एनिमी ऑफ द मीडियोकर। मतलब समय बेहतरीन बिजनेस का दोस्त होता है और साधारण बिजनेस का दुश्मन। जब आप एक बेहतरीन बिजनेस को अच्छी कीमत पर खरीद लेते हैं तो आपका काम लगभग खत्म हो जाता है। अब आपको बस उसे बढ़ने का समय देना है। यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू काम करता है ना? जिसके बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। बिल्कुल। समय के साथ एक अच्छी कंपनी मुनाफा कमाएगी, उस मुनाफे को फिर से बिजनेस में लगाएगी और भी ज्यादा मुनाफा कमाएगी। ये प्रक्रिया सालों और दशकों तक चलती रहती है और आपका छोटा सा निवेश बढ़कर एक बड़ी संपत्ति बन जाता है। लेकिन आज की दुनिया में तो सब कुछ तेज चाहिए। हाँ, और इसीलिए आज की दुनिया जहां हर मिनट खबरें बदल रही हैं, जहां लोग कुछ ही हफ्तों में पैसा दुगना करना चाहते हैं, वहां बफेट का दर्शन उल्टा लगता है। लेकिन उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि दौलत बनाने का रास्ता रफ्तार में नहीं, बल्कि सही दिशा में धीरे धीरे और लगातार चलने में है। सही बात है। अच्छा, इन सभी सिद्धांतों को अगर हम देखें, बिजनेस की तरह सोचना, अपनी समझ के दायरे में रहना, छूट पर खरीदना और लंबे समय तक बने रहना, ये सब तभी काम करेगा जब बिजनेस चलाने वाले लोग सही हों। हाँ, ये हमें उनके आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत पर लाता है, मैनेजमेंट का महत्व। और इस सोच का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये निवेश को नंबरों और स्प्रेडशीट से निकालकर इंसानों की दुनिया में ले आता है। इंसानों की दुनिया में। हाँ, बफेट कहते हैं कि वो उन लोगों में निवेश करते हैं जिनमें 3 चीजें हों, ईमानदारी मतलब इंटेग्रिटी, बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस, और ऊर्जा एनर्जी। और वे ये भी कहते हैं कि अगर पहली चीज यानी ईमानदारी नहीं है तो बाकी 2 आपको बर्बाद कर देंगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये तो बहुत व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव लगता है। एक लीडर की ईमानदारी को कोई निवेशक दूर से कैसे परख सकता है? क्या इसका कोई ठोस तरीका है या ये सिर्फ एक एहसास पर आधारित है? ये एक बेहतरीन सवाल है। और ये सिर्फ एहसास नहीं है, इसके कुछ ठोस पैमाने हैं। जैसे कि बफेट देखते हैं कि मैनेजमेंट का पिछला रिकॉर्ड कैसा है। क्या वे शेयरधारकों के पैसे को अपने पैसे की तरह इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, जब कंपनी अच्छा करती है तो क्या वे सारा श्रेय खुद लेते हैं, और जब बुरा करती है तो बाहरी कारणों पर दोष डालते हैं? वे कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ते हैं, सिर्फ नंबरों को नहीं बल्कि सीईओ के लिखे हुए खत को। उससे उनकी सोच का पता चलता है। बिल्कुल। एक खराब मैनेजमेंट एक बेहतरीन बिजनेस को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए बफेट कहते हैं कि वे एक शानदार मैनेजर के साथ एक ठीक-ठाक बिजनेस में निवेश करना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि एक बेईमान मैनेजर के साथ एक शानदार बिजनेस में। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ पिरोएं तो ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिजनेस, कीमत, धैर्य और लोगों के बारे में सरल कालातीत सिद्धांत हैं। जैसा कि उस किताब में जिक्र है, ये सिद्धांत नए निवेशकों के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं और अनुभवी निवेशकों की सोच को और तेज कर सकते हैं। लेकिन और ये चर्चा एक गहरे सवाल पर जाके समाप्त होती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये सिद्धांत इतने सरल हैं तो इन्हें लगातार अपनाना इतना मुश्किल क्यों है? हाँ, क्यों हर कोई वॉरेन बफेट नहीं बन जाता? ये $1,000,000 सवाल है। शायद इसलिए क्योंकि इंसान तर्कसंगत प्राणी नहीं होते, हम भावनाओं से चलते हैं। काफी हद तक यही वजह है। असली चुनौती वित्तीय ज्ञान की नहीं है, बल्कि भावनात्मक अनुशासन की है। हाँ, और ये भावनात्मक अनुशासन सिर्फ डर और लालच से बचने तक सीमित नहीं है। ये कुछ न करने का अनुशासन है। कुछ न करने का अनुशासन, ये दिलचस्प है। हाँ, आज के दौर में जहां हर कोई एक्शन लेना चाहता है, वहां एक बेहतरीन कंपनी खरीदकर सालों तक बस बैठे रहना शायद सबसे मुश्किल काम है। बफेट की असली शक्ति उनके फैसलों में उतनी नहीं है जितनी उन हजारों फैसलों में है जो उन्होंने नहीं लिए। सही बात। जब बाजार तेजी से गिर रहा हो और हर तरफ डर का माहौल हो, तब खरीदने के लिए हिम्मत चाहिए। और जब हर कोई लालच में अंधा हो रहा हो, तब ज्यादा कीमत चुकाने से खुद को रोकना भी उतना ही मुश्किल है। हाँ,
शांत और तर्कसंगत बने रहना ही सबसे बड़ी कला है। तो वॉरेन बफेट का तरीका हमें सिखाता है कि एक बिजनेस मालिक की तरह सोचें, धैर्य रखें और अपनी समझ के दायरे में रहें। ये कोई जल्दी अमीर बनो योजना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि धीमी, स्थिर और समझदारी से संपत्ति बनाने का एक दर्शन है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है।